Children, today we will start a new chapter that is federalism. Now, you all are in class 10th. आपको फेडरल का मतलब तो पता होगा. We know that India is a federal country. So, federalism का मतलब basically ये होता है, in a federal form of government, there is a division of power. ठीक है, किसी लाइक एक नेशन स्टेट, एक नेशनल एंड स्टेट डिवीजन में डिफरेंस है. ओके, लाइक द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल दीज बेसिकली डिवाइड करी गई हैं पावर की, कि वो अपना इंटेग्रिटी और अपनी पावर भी इंजॉय कर सके, ना ही किसी एक के हाथ में सारी पावर हो. डिविजन ऑफ पावर among different levels of government, ये एक टाइप है of federalism. Okay, now let's read the overview. now अब अगर आपको before reading this, अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो, you should be okay, there is, आपको याद होना ही चाहिए पिछला चैप्टर. वी आर डन कंट्रीज रेफरेंसेस. हमने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, लाइक श्रीलंका एंड बेल्जियम. पावर शेयरिंग मोड्स, बेसिकली हमने ये भी देखा था कि जो श्रीलंका ने तब तरीका अपनाया था वो वॉर में लीड करा था, पर बेल्जियम ने बहुत अच्छे से बात संभाल ली थी. Now let's read the overview. In the previous chapter we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. एक था vertical division, एक था horizontal division of power. मैंने explain भी करा था. Vertical is a standing line. Okay, don't get confused with horizontal and vertical. Vertical standing line होती है और horizontal is a slant line. So हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो vertical form of power sharing था at different forms of government, वो एक बहुत मेजर फॉर्म था पावर शेयरिंग का मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में. अब इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे वर्टिकल डिवीजन of power sharing पे. Okay, in this chapter we focus on this form of power sharing, that is the vertical division of power. It is most commonly referred to as federalism. Most commonly federalism करा जाता है क्या? Vertical division of power. We begin by describing federalism in general terms. हम लोग सबसे पहले federalism को general terms में describe करेंगे. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. और बाकी जो चैप्टर है वो theory और practice है federalism की इंडिया में. A discussion of the federal constitution provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. एक डिस्कशन करा जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पे बेस्ड, और उसकी एक एनालिसिस होगा. एनालिसिस का मतलब होता है बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन, कि उसमें क्या सही है, उसका क्या गलत है, क्या प्रोज और कॉन्स हैं, उसको बोला जाता है एनालिसिस. ठीक है, सो उसका एनालिसिस होगा उनकी पॉलिसीज़ का और पॉलिटिक्स का, जिसने फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करा, दैट इज स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. व्हाट इज़ अ टायर? नाउ बेसिकली बिल्डिंग्स को, अगर बिल्डिंग्स में हो तो देयर इज़ फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर. उनको स्टोरी भी बोला जाता है, STOREY. ओके, स्टोरी भी बोला जाता है एंड टायर भी बोला जाता है. ओके, द फर्स्ट फ्लोर इज रेफर्ड टू एज द फर्स्ट टायर
लाइक वी हैव 3 टायर केक्स। व्हाट आर 3 टायर केक्स? जिनके 3 लेवल्स हो। ऐसे केक्स नहीं होते, एक ये हो गया, देन एक ये सबसे ऊपर, ऐसे टाइप्स के जो केक्स नहीं होते। सो बेसिकली दे आर 3 टायर केक्स। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टायर, दिस इज़ द सेकेंड टायर, दिस इज़ द थर्ड टायर। सो यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो थर्ड टायर है इंडियन फेडरलिज्म का। अभी हम फर्स्ट और 2 भी बात करेंगे। Now this was the overview of the chapter. I will keep it very easy for the first video. Okay, what is federalism? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. अब हम एक contrast फिर से करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का, जो हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. एक key change क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में? कि उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको रिड्यूस कर दिया था और रीजनल गवर्नमेंट्स को और पावर्स दे दी थी। ठीक है, सो रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। अब जो रीजनल गवर्नमेंट्स है वो बेल्जियम में पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं था कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट उनका जो पावर थी उनके पास कम थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनके पास उस टाइम पे भी रोल्स और पावर्स थी। But all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. अब ये जो पावर्स थी वो उनको दी गई थी गवर्नमेंट ने, पर उनको विड्रॉ मतलब उनसे ले भी सकती थी किसी भी टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन ले सकता था पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे? रीजनल गवर्नमेंट्स में। कहाँ पे? बेल्जियम में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अभी तक। The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. अब जो चेंज हुआ था वो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। क्या हुआ था कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट थी, या मतलब नो लॉन्गर डिपेंडेंट। ठीक है, सो चिल्ड्रन, what is the key change made in the constitution of Belgium? The key change is that the constitution of Belgium reduced the power of the central government and gave to the regional government. और ये चेंज कब हुआ था? ये चेंज हुआ था 1993 में। दिस चेंज टुक प्लेस इन 1993 when the regional government were given constitutional powers, और ये constitutional powers सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी। Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. तो बेल्जियम एक यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। सो अगर इसका ये आता है कि व्हाट वाज द की चेंज, तो भी यही आंसर होगा। और अगर ये चेंज आता है कि हाउ बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भी यही आंसर होगा। नाउ कमिंग टू श्रीलंका's example. Sri Lanka continues to be for all practical purposes a unitary system. वो एक यूनिटरी सिस्टम है श्रीलंका। क्यों? क्योंकि जो मेजर पावर्स हैं वो किसके पास है? वो है नेशनल गवर्नमेंट के पास। पर जो तमिल लीडर्स हैं श्रीलंका के, वो चाहते हैं श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बन जाए। ठीक है, सो तमिल लीडर्स श्रीलंका में है कौन? वो माइनॉरिटी में है। सो कीप इन माइंड दिस पॉइंट। ओके, और ये पॉइंट आपको तभी आ सकता है जब आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो ढंग से।
So just go through that chapter also before starting this one. ठीक है, because we have done the comparison. Now coming to the definition of federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constitutional units of the country. तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक फॉर्म और एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर है वो डिवाइडेड है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के. ओके, तो एक साइड सेंट्रल अथॉरिटी है और एक तरफ काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स है कंट्री के. यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जनरली अगर बात करी जाए तो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. एक होता है फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. एक होती है, अब जो फेडरलिज्म है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं लेवल्स. ठीक है, एक होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी कंट्री का फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट मतलब पूरे कंट्री के हित में. ठीक है, कॉमन हो वो इंटरेस्ट. ठीक है, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो होगी सेंट्रल की. ठीक है, दैट इज़ दी जो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दी अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स. जो बाकी की गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग देखती हैं स्टेट की. पर बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ अ very important point that both these levels of government enjoy power of independent of each other. I'm gonna erase this but you can know that this is a very important line. Okay, कि जो अब हमारे कंट्री में there is a central government and there is a state government. Okay, so जो central government है वो किसके लिए जिम्मेदार है? Usually responsible for a few subjects of common national interest. जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट. ये मैं अभी अपनी कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, पर ये जो यहाँ पे जो इन पैराग्राफ्स में लिखा गया है वो लिखा गया है फेडरल के लिए. ओके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए. ओके, जस्ट अ सेकेंड. या सो अभी हमने देखा एक सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंशियल या स्टेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. जो प्रोविंशियल या स्टेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो क्या देखती है? वो देखती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट का. पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो दोनों लेवल हैं गवर्नमेंट्स के वो अपनी पावर को इंजॉय करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मतलब ना सेंट्रल में स्टेट का ज़्यादा इंटरफेरेंस है, वो उसकी पावर नहीं ले सकता है, ना ही स्टेट सेंट्रल की पावर ले सकता है. ठीक है, सो इंडिपेंडेंट है ये दोनों चीज़ें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट इज़ what was the key change made in the constitution of Belgium? I am repeating it once again. What was the key change made in the constitution of Belgium to reduce the power of central government? This was also important. ये भी लिख लेना, to reduce the power of the central government. ये हो गया पूरा क्वेश्चन. व्हाट वाज द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आई हैव डिस्कस्ड द आंसर. ओके, सेकंड क्वेश्चन. Based on practical purposes, Sri Lanka has a dash system. This is basically a fill in the blanks, but this is important
फॉर यू टू रिमेंबर, इसलिए मैं दे रही हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है जो इसमें दी हुई है, दैट इज़ ऑफ 1 लाइन, ओके। देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, fourth question will be what is federalism, sorry, not what is federalism, what are the basic 2 levels of federal government. I'm repeating it again, what are the basic 2 levels of the federal form of government, ठीक है। इसका भी आंसर में आपको यही लिखना है कि देर इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, उसका में क्या है, एंड सेकंड पॉइंट में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है, इंटायर कंट्री वाला, सेकंड पॉइंट वाला प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिखोगे, एंड थर्ड पॉइंट में आप ये ज़रूर लिखोगे कि बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन्जॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, ओके। So we will do till here only and start with the next in the next video, okay.